अब यहां पर है टाइप्स ऑफ फोर्स। क्या लिखा है? अब ना धरती पर दो प्रकार के फोर्स हैं, सारे इस बात को बहुत गहराई सुन ले। धरती पर दो प्रकार के फोर्स हैं, धरती पर दो प्रकार के फोर्स हैं। कितने प्रकार के? तो बालक, इस धरती पर दो प्रकार के फोर्स हैं। पहले प्रकार का नाम है कंजर्वेटिव, दूसरे प्रकार का नाम है कंजर्वेटिव। फोर्स में भैया कुछ अलग है? हाँ अलग है। नॉन कंजर्वेटिव में कुछ अलग है। तो धरती पर दो प्रकार के फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स और दोनों में फर्क क्या है? बहुत आराम सुनना। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन अलग तरीके से होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन अलग तरीके से होता है। यहां पर हम किसे क्लासिफाई कर रहे हैं? वर्क डन को या फोर्स को? फोर्स को। पर फोर्स को जज कैसे कर रहे हैं? उसके वर्क डन के बेस पर। समझ रहे हो? बच्चे बड़ा गलती करते हैं। हम यहां पे क्लासिफाई कर रहे हैं फोर्स को कि धरती पर दो प्रकार के फोर्स है, एक कंजर्वेटिव एक नॉन कंजर्वेटिव। फोर्स लगाओगे तो वर्क डन तो होगा, वर्क डन तो होगा, हर बार नहीं लेकिन कुछ बार तो वर्क डन होता है। तो भैया आपने कुछ फोर्सेस को कंजर्वेटिव के गुच्छे में रखा, कुछ को नॉन कंजर्वेटिव के ग्रुप में रखा। क्यों? क्योंकि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस है ना सारे के सारे, उन सबका वर्क डन अलग टाइप का होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन अलग टाइप का होता है। समझ रहे हो? तो मैं किसी भी फोर्स, कोई फोर्स मेरे पास आया, उसने बोला कि भाई साहब मुझे बताओ मैं कंजर्वेटिव हूं नॉन कंजर्वेटिव, तो मैं क्या उस फोर्स को देख के बताऊंगा? नहीं, मैं उस फोर्स के वर्क डन को देख के बताऊंगा। किसको? फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, या आप और मैं डिसाइड नहीं करते, उस फोर्स का वर्क डन डिसाइड करता है। समझ रहे हो? तो फोर्स का वर्क डन बताएगा कि फोर्स कंजर्वेटिव होगा या नॉन कंजर्वेटिव। भैया वर्क डन कैसे बताएगा ये बताओ। देखो यार, दुनिया में कुछ ऐसे फोर्स होते हैं जिनका वर्क डन रास्ते पर डिपेंड करता है। रास्ता मतलब पाथ, पाथ पर डिपेंड करता है। एग्जांपल लेते हैं, आपने एक ब्लॉक को रखा जमीन पे, ठीक है, ये पूरा मान लो जमीन ही है, ये पूरा ब्लैकबोर्ड एक फ्लोर है। आप उस ब्लॉक को यहां से यहां पर लेके जाना चाहते हो, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेके जाना है। तो सुहान भैया ऐसे लेके गए, चेतन भाई साहब ऐसे ले गए, और सचिन भैया ऐसे ले गए। तो ये पाथ 1 है, पाथ 2 है, पाथ 3 है। क्या आपको लगता है? और एक और भाई साहब, किसी का भी नाम ले लेते हैं, ठीक है, नूर भाई साहब, वो पहले इसको दिल्ली ले गए, फिर कहीं और, फिर कहीं और फिर यहां पे लेके आए। ये चौथा पाथ है। क्या आपको लगता है इस ब्लॉक को जमीन पर रखा है, जमीन पर आप घिस के लेके जा रहे हो उसे मस्त करके, आप ये बताओ, आपको लगता है कि सबका वर्क डन सेम होगा? सबको बराबर काम करना पड़ेगा, या फिर सेकंड वाले को कम काम करना पड़ेगा? समझ रहे हो? नहीं आया समझ में? 1, 3 और 4 को ज्यादा काम करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा काम किसको करना पड़ेगा? क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है, रास्ता बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो? क्यों भैया? क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि जब आप किसी ब्लॉक को जमीन पे घिस के चला रहे होते हो, आप क्या कर रहे होते हो? वर्क डन। क्या कर रहे होते हो? अगेंस्ट व्हाट? फ्रिक्शन। यहां जीत गए अगर तुम्हें पता था कि अगर एक ब्लॉक को जब आप जमीन पर चला रहे हो तो कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से तो लड़ रहे हो हर सेकंड, धक्का लगाते जा रहे हो। तुम धक्का लगाना बंद कर दो, अपना चलता रहेगा? नहीं, क्योंकि किससे लगातार लड़ना है तुम्हें? तुम जो वर्क डन कर रहे हो किसके अगेंस्ट है? फ्रिक्शन। क्या? तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है। तो फोर्स कौन है? फ्रिक्शन। फोर्स कौन है? फ्रिक्शन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता, फ्रिक्शन होता है नॉन कंजर्वेटिव। तो फ्रिक्शन कहता है मैं उस कैटेगरी से आता हूं जहां पर मेरा वर्क डन रास्ते पे डिपेंड करता है, रास्ते पे डिपेंड करता है। बेशक आप स्टार्ट ए से कर रहे हो, जा बी पे रहे हो, सारे के सारे ए से लेकर बी तक गए हैं, लेकिन सबका वर्क डन अलग अलग है भाई। क्योंकि यहां पर जो वर्क डन हो रहा है वो किस फोर्स का वर्क डन हो रहा है? फ्रिक्शन। समझ रहे हो? तो आपका फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आपको बता देता हूं, दुनिया में जितने फोर्स है उनको सबको एक साथ रूम में लाया गया, उनमें से सबसे पूछा गया तेरा वर्क डन रास्ते पे डिपेंड करता है? बेकार फोर्स है, इधर चल। तेरा वर्क डन रास्ते पे डिपेंड नहीं करता? नहीं करता। सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे करता है? करता है, इधर चल। तू कंजर्वेटिव है, तू नॉन कंजर्वेटिव है। ऐसे करके क्लासिफाई कर दिया गया और आपके पास दो ग्रुप निकल के आ गए, एक कंजर्वेटिव फोर्सेस का, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का। कंजर्वेटिव वो जिनका वर्क डन रास्ते पे डिपेंड, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, किसी भी रास्ते से आओ वर्क डन होगा सेम। अब तुम्हें हैरानी हो रही है क्योंकि धरती के ऊपर तुमने कंजर्वेटिव फोर्सेस को फील ही कम किया है बहुत, तो तुम्हारा मन ये मान ही गया होगा ऐसा कैसे हो सकता है, हम लंबे रास्ते से आएंगे तो भी सेम वर्क डन, ऐसे कैसे? हाँ होता है, ऐसा होता है, प्रूफ करूंगा तुम्हें अभी। पर पहले मुझे ये बताओ क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? नहीं आया?
किसी ने मुझसे कहा कि भाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, तो मैं उसे क्या बोलूंगा, वो फोर्स कंजर्वेटिव कहलाते हैं जिनका वर्क डन, देखो, जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, इनिशियल फाइनल पॉइंट पे नहीं आया समझ में। अब दिक्कत क्या है, समझ तो आपने लिया, पेपर में बच्चा ना फोर्स और वर्क डन शब्द में कंफ्यूज हो जाएगा। टीचर पूछेगा कंजर्वेटिव फोर्स, बच्चा पता क्या लिख के आएगा, जो फोर्स पाथ पर डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव फोर्स में बच्चा लिख के आता है जो फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं करता वो कंजर्वेटिव होता है। क्या ये बात सही है? घंटा सही है। अरे वर्क डन शब्द गायब कर दिया उसने। फोर्स तो किसी पे डिपेंड नहीं करता। किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स, आपने बोला कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जो रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जो रास्ते पर डिपेंड करता है। अरे फोर्स कैसे रास्ते पर डिपेंड कर सकता है भाई? उस फोर्स का वर्क डन, वो मेन शब्द खा जाता है बच्चा, टीचर नंबर खा जाता है उसके। फिर बच्चा कहता है अरे जो आपने पढ़ाया था मैंने वही लिखा सेम, पर नंबर नहीं दिया। बालक मेन शब्द समझो, दो तरह के फोर्स होते हैं, जिन फोर्सेस का वर्क डन, हिंदी में बोल रहा हूं, पाथ डिपेंडेंट होता है उन्हें कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव। पाथ डिपेंडेंट है, पाथ डिपेंड कर रहा है, क्या हो गए? और जिन फोर्सेस का वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, बस इनिशियल फाइनल पॉइंट पे करता है, उसे कहते हैं। तो जिन फोर्स का वर्क डन, forces whose work done, forces whose depends on path is conservative or non-conservative, and forces whose work done does not depends on path is called getting sure। तो भैया एक एग्जांपल दो हमारे आसपास एक कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशन। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जब तुम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन करते हो तो उसकी खास बात क्या है कि तुम अगर यहां से यहां जा रहे हो, तुम इधर से घूम के जाओ, इधर से जाओ, सीढ़ी से जाओ, पहाड़ से जाओ, इंक्लाइंड प्लेन से जाओ, फर्क नहीं पड़ता, वर्क डन सेम होगा, वर्क डन सेम होगा। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है हमारे आसपास का? फ्रिक्शनल फोर्स। आपको मैं बोलूं, आपको यहां से रूम के एंड तक जाना है और एक ब्लॉक को घिसते हुए ले जाना है, तो सीधा ले जाओगे कम वर्क डन होगा, पर अगर आप ऐसे घूम के जाओगे ज्यादा वर्क डन होगा, ज्यादा थक जाओगे। तो ज्यादा वर्क डन होता है अगर पाथ बदल दो तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और नॉन कंजर्वेटिव कौन है? फ्रिक्शनल फोर्स। एक बार दोबारा से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या लिखी है। कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जिनका वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट। क्या? इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंड नहीं करता। और नॉन कंजर्वेटिव कौन? वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल इज डिपेंडेंट ऑफ द पाथ पर डिपेंड करता है। ये कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव। थ्योरी टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट पेपर में आता है। डिफरेंशिएट बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस विद एग्जांपल। एग्जांपल हमारे पास कंजर्वेटिव का एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स है और नॉन कंजर्वेटिव एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स है। कोई दिक्कत? अच्छी बात है, आपके नोट्स में और भी शॉर्ट नोट्स में एग्जांपल आपको दिए होंगे। अच्छा, अभी एक चीज करा दूं, अगर 2 मिनट हमारे पास है। पेपर में एक प्रश्न आता है, ये एक डेरिवेशन है तो डेरिवेशन, लेकिन है बहुत फुद्दू डेरिवेशन। पेपर में प्रश्न आता है, प्रूफ करो। क्या बोलता है? प्रूफ करो कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है। अभी तो हमने बातों में बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अगर आपसे बोला जाए प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव, कैसे करेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है। ग्रेविटी में किसी बॉडी को ग्रेविटेशनल फोर्स से वर्क डन कराएंगे तो लंबा रास्ता लो, छोटा रास्ता लो, टेढ़ा रास्ता लो, सीधा रास्ता लो, वर्क डन सेम होता है। हमने कहा चलो एक काम करते हैं, जमीन, ठीक है, ग्राउंड और ये आपका फ्लोर। जमीन से h हाइट ऊपर एक पॉइंट है P। मुझे एक बॉल को, एक मास को, m मास को यहां से वहां तक ले जाना है। तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, वो मेरा फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट धरती पर है, फाइनल पॉइंट h हाइट ऊपर है। अब मेरे पास ले जाने के 3 तरीके हैं। पहला, सीधा ले जाते हैं भाई, सीधा ले गए। दूसरा,
इंक्लाइंड प्लेन पे रगड़ रगड़ के मतलब घिस के ले गए, इंक्लाइंड प्लेन टेढ़ा करके ले गए। अभी भी तुम्हें ग्राउंड से एच हाइट ऊपर गया? हाँ हाँ ना बोलो। इनिशियल पॉइंट ग्राउंड पे था, फाइनल पॉइंट एच हाइट ऊपर। तो मेरा एम है, मुझे धरती से एच हाइट ऊपर जाना है। मैं सीधा भी जा सकता हूं और टेढ़ा ऐसे भी जा सकता हूं इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। एक तरीका और होता है, आप पी पॉइंट तक सीढ़ी पे चढ़ के भी तो जा सकते हो, पर सीढ़ी तो इंक्लाइंड नहीं होती, तो मैं सीढ़ी पे चढ़ के भी जा सकता हूं। तीनों केस में कितनी हाइट ऊपर गया? एच हाइट ऊपर। हाँ ना बोलो। जब आप तीनों का वर्क डन निकालोगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी या वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, आपका आंसर सेम आएगा कि सेम वर्क डन हो रहा है। कैसे देख लेते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। इसका मास है m, कितना मास है? नीचे लग रहा है mg। अगर आप इस गरीब को धीरे धीरे ऊपर ले जाना चाहते हो, अभी मेरी धीरे धीरे वाली बात याद रखना, मैंने आपको बताया था कांस्टेंट स्पीड से मूव कराने के लिए नेट फोर्स को जीरो करना पड़ता है। नहीं याद है? नहीं याद है, वो हम पढ़ रहे थे वर्क डन अप एन इंक्लाइंड प्लेन, डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। मैंने बताया था कि अगर आपको किसी बॉडी को यूनिफॉर्म स्पीड से चलाना है तो आपको उसका नेट फोर्स क्या करना पड़ेगा? अब मुझे बताओ, इस पर नीचे mg लग रहा है, मुझे इस m मास को धीरे धीरे यहां तक ले जाना है, तो मैं ऊपर कितना फोर्स लगाऊं? मैं ऊपर कुछ f फोर्स लगाऊंगा, हाँ ना बोलो। और ये f फोर्स किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा, नहीं होगा? श्योर हो? अरे क्योंकि अगर mg से ज्यादा हो गया तो फिर बॉडी एक्सेलरेट कर जाएगी ना, नहीं आया समझ में? तो इस बॉडी पर नीचे mg लग रहा था, मैंने कहा चल भाई मैं तेरे को ऊपर लेके चलता हूं, लेकिन धीरे धीरे यूनिफॉर्म स्पीड से, 10 की स्पीड से। तो 10 की स्पीड मेंटेन रहे, इसके लिए मुझे नेट फोर्स को क्या करना था? क्योंकि नेट फोर्स अगर जीरो नहीं हुआ तो स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, एक्सेलरेशन आएगा, स्पीड बढ़ेगी। तो नीचे mg लग रहा था, मैंने ऊपर भी लगा दिया अपना f फोर्स, और f फोर्स अब उसे ऊपर ले जाएगा। आप मुझे बताओ, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगा रहा हूं मैं? मेरा फोर्स किसके बराबर है? और कितना बॉडी ऊपर जा रही है? एच हाइट ऊपर। तो वर्क डन कितना हो गया? कौन कौन वर्क डन नंबर 1 को समझ गया है? आप श्योर है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना? mg, डिस्प्लेसमेंट कितना? h, हाँ ना। इंक्लाइंड प्लेन, m मास, दोबारा से अच्छा, अगर ये h है, अगर ये h है, ये 90 डिग्री है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहां से लेके यहां तक बॉडी गई है ना, अच्छी खासी लेंथ चल के गई है बॉडी, तो अगर ये h है, मैं इस डिस्प्लेसमेंट को x मान सकता हूं क्या? हाँ ना बोलना। और आप मुझे बताना, क्या इस ट्राइंगल में अगर मेरा मन करे साइन थीटा निकालने का, क्या तो इस ट्राइंगल में साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? h, हाइपोटेन्यूज कितनी है? सही है, तो बताना सही कर रहा हूं मैं। साइन थीटा इज इक्वल टू h बाय, मैं x को ऊपर ले जाऊं, साइन थीटा को नीचे ले आऊं, तो x इज इक्वल टू h बाय, मतलब कि जब मैं अपने मास को यहां से लेके जा रहा था तो मेरे मास ने यहां से लेके यहां तक में कितनी दूरी चली? h अपॉन साइन थीटा। अरे यही तो है डिस्टेंस, जितना बॉडी चल के गई है, हाँ ना बोलने वाले। अच्छा, अब मैं देखता हूं कि एग्जैक्टली सिनेरियो क्या है। आप लोग मुझे ईमानदारी से बताना, क्या आपके दिमाग में आपको ये बात याद आ रही है कि जब एक इंक्लाइन प्लेन पे कुछ पड़ा होता है तो उसको उस पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लगता है? अरे वाह विद्वान, बहुत बढ़िया। mg साइन थीटा लगता है नीचे की तरफ, याद है मतलब, बढ़िया। अगर नीचे लग रहा है mg साइन थीटा और मुझे उसे ऊपर लेके जाना है धीरे धीरे, तो मुझे भी ऊपर कितना लगाना पड़ेगा? नेट फोर्स कैंसिल करना पड़ता है धीरे धीरे ले जाने के लिए। तो भाई मैंने भी ऊपर की तरफ फोर्स लगा दिया F, और मैं जानता हूं मेरा F कितना है, mg साइन, मानते हो? चलो अब आ जाते हैं ये सब करने के बाद वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस बार फोर्स कितना लग रहा है मेरा? mg साइन थीटा, और बॉडी कितना लेंथ ऊपर गई है? h अपॉन, तो क्या साइन थीटा साइन थीटा? वर्क डन नंबर 2 क्या आ गया? mg h, अपने आप ही आ रहा है ना भाई ये, हाँ ना बोलो। तीसरा केस, सीडी से जा रहे हैं भाई साहब, सीडी से। अब एक बात बताओ, अगर इस वाले की हाइट h1 है, इस वाले की हाइट h2 है, इस वाले की h3 है, इस वाले की hn है, n स्टेप्स है, तो कौन कौन ये बात मानता है मेरी
कि भैया h1 ये लंबाई है, h2 ये है, h1 प्लस h2 प्लस h3 h4 सारे मिला के h के बराबर होंगे। भाई हाइट मिला के तो हाइट के बराबर होगा ना। तो h1 प्लस h2 प्लस h3 करते करते सारी सीढ़ियों की ये वाली हाइट मिलाऊंगा, बस ये वाली तो ये किसके बराबर होगा? चलिए अच्छा, अब बताओ जब मैं अपने मास को पहली सीढ़ी के ऊपर चढ़ा रहा था तो नीचे क्या लग रहा है, और मैं ऊपर लगा रहा हूं F, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है? h1। सही है? तो बताना सही है गलत है? वर्क डन, पहला स्टेप चढ़ने में कुछ वर्क डन होगा मेरे हिसाब से। पहले स्टेप का वर्क डन, पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं, F इंटू डी एस। मैं बोल रहा हूं पहले स्टेप का वर्क डन होगा, मेरा फोर्स कितना है? mg के बराबर, क्योंकि धीरे धीरे लेके जाना है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना है? h1। दूसरे स्टेप में कितना वर्क डन होगा? mg। तीसरे में, चौथे में, और करते करते फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो फोर्स इंटू। तो मैंने सारे फोर्स और इंटू डिस्प्लेसमेंट करके सारे वर्क डन निकाल लिए, और टोटल वर्क डन सबका सम के बराबर होगा। क्या सब में से mg कॉमन आ रहा है? ब्रैकेट में कौन बच गया? h1 प्लस h2 प्लस h3 डॉट डॉट डॉट, और ये किसके बराबर था? तो इस बार भी वर्क डन नंबर 3 किसके इक्वल आ गया? mgh। तो भाई साहब आप कैसे भी लेके जाओ, आप देख पा रहे हो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना जादुई फोर्स है कि आप सीधे रास्ते से जा रहे हो टेढ़े रास्ते से, वर्क डन हम सेम आ रहा है। वर्क डन अब हम कंक्लूड कर सकते हैं, नीचे एक लाइन लिख के, महंगी लाइन क्या होगी? एज वर्क डन इन ऑल द केसेस इज सेम, वी टुक डिफरेंट पाथ्स। हमने हर बार अलग रास्ता लिया, लेकिन वर्क डन क्या आया? सो वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पर डिपेंड इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे कर रहा है। सो ग्रेविटेशनल फोर्सेस कंजर्वेटिव इन नेचर। पेपर में क्वेश्चन आता है ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, प्रूफ करो। ये रहा इसका प्रूफ, बहुत मुश्किल तो नहीं है, आराम से 2 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा।